हाँ जी। सो आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवेलेंट बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन करती है। सिंपल से पॉस्टुलेट से, जब दो एटम पास पास में आते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बिकॉज इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर होना चाहते हैं, तो दो एटम पास पास में आते हैं, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, इसलिए बॉन्डिंग होती है। So a covalent bond means the pairing of one electron pair. इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे एटम्स में बॉन्डिंग नहीं बताती है जिनके पास ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के दो एटम आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, इसलिए H2 तो बन जाएगा बट He2 नहीं बनेगा। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज सर्टेन लिमिटेशंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 पॉजिटिव आयन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी H2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं करती है। ये H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। अगर H2 पॉजिटिव की बात करें मतलब H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब अगर H2 मॉलिक्यूल था और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन। देन हाउ पेयरिंग टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहां से होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि बॉन्डिंग इसलिए होती ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए। अब सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसको नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बन जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन केमिकल स्पीशीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काफी सारी ऐसी केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनमें बॉन्डिंग होने के बावजूद भी कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। चूंकि बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, तो किसी मॉलिक्यूल में फाइनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचना चाहिए। लाइक H2 नेगेटिव आयन, H2 बन गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, तो दिस सिस्टम कंटेन्स दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको पेयर नहीं कराया गया किसी से। या NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने किसी से पेयर नहीं किया, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन सच स्पीशीज विच कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बॉन्डिंग होती थी क्यों, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, तो फिर ये पेयर क्यों नहीं हुआ। या जैसे NO2 also contains one unpaired electron. So valence bond theory cannot explain the formation of molecule H2 positive. Valence bond theory cannot explain the species which contains unpaired electron. Valence bond theory cannot explain paramagnetic nature.
ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं करती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था वो सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ऑक्सीजन अगर पैरामैग्नेटिक है मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बट ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, एक और ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम है। दोनों के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ऑक्सीजन पास आए तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो गया। तो इस तरह से जब O2 मॉलिक्यूल बना तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 0। इस ऑक्सीजन के पास ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर। इस ऑक्सीजन के पास ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। मतलब O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब बनेगा तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए। बट ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रॉपर कंसीडर नहीं करती है। इट डज नॉट कंसीडर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रॉपर कंसीडर नहीं करती है। हालांकि ये ऑर्बिटल के बारे में बात करती है तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कराती है, मतलब वेव नेचर को कंसीडर तो करती है बट एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेकर हम पेयर कराते जाते हैं, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर की तरफ चला जा रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है। तो फिर इससे ज्यादा बेहतर थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे ज्यादा बेहतर थ्योरी दी जाती है किसी कोवैलेंट बॉन्ड को बनना समझाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या करते हैं, किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वेव मानते हैं, और जब ये दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो बॉन्डिंग को समझाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टू वेव्स। तो जिस तरह से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में होते हैं उसी प्रकार से किसी मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन वेव्स होते हैं। किसी मॉलिक्यूल में भी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन वेव्स पाई जाती हैं। एटम्स की इन इलेक्ट्रॉन वेव्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते थे। तो वैसे ही किसी मॉलिक्यूल की इन इलेक्ट्रॉन वेव्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन होती हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन होती हैं द इंटरेक्शन ऑफ द टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस।
वेव्स का इंटरेक्शन इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की ये वेव्स जब कंबाइन होती हैं तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो सकता है। अगर दो वेव सेम फेज में कंबाइन होती हैं, इसके क्रीज पे इसका क्रीस्ट आ गया है, तो एक नई वेव बनती है जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन वेव थी, एक और इलेक्ट्रॉन वेव थी, ये दोनों आके कंबाइन हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉन वेव बनेगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में जिसका एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये जो इलेक्ट्रॉन वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड न्यूक्लियस के बीच में काफी बढ़ जाएगा, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन को कम कर देगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन को बढ़ा देगा। दिस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स इस प्रकार से इंटरेक्ट करती, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स इस प्रकार से इंटरेक्ट करती कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती, इधर ज्यादा रहती। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो गई है, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन बढ़ जाएगा। यह ऑर्बिटल अनस्टेबल करेंगे किसी मॉलिक्यूल को। दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब किसी मॉलिक्यूल के बनने में जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन होती हैं, और उनकी इन इलेक्ट्रॉन वेव्स के कंबाइन होने में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स हो सकता है जिससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स हो सकता है जिससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये वाले ऑर्बिटल जो रहेंगे ये मॉलिक्यूल को स्टेबल करते हैं, ये जो ऑर्बिटल रहेंगे ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन को कम कर रहे हैं। तो ये वाले ऑर्बिटल क्या करेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। ये वाले क्या करेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन होती हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन वेव्स के कंबाइन होने से दो नए प्रकार की इलेक्ट्रॉन वेव्स बनती हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन वेव है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनी है। इसका एम्पलीट्यूड पुरानी इलेक्ट्रॉन वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन वेव्स की। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन वेव्स की इंटेंसिटी होता है, मतलब डेंसिटी। तो यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ जाएगा, यह सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा, अनस्टेबल कर देगा सिस्टम को। तो जब एक मॉलिक्यूल बनेगा एटम्स के कॉम्बिनेशन से, तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनना, वो बनेगा या ना बनेगा किस बात पर डिपेंड करेगा, किसी मॉलिक्यूल का बनना या ना बनना इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऐसा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है या ऐसा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर ये वाला इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है जो सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है, और ये इंटरेक्शन कम होता है, तो नेट स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके कारण। लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसमें ये इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है जो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाता है, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है, ये इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आएगी अगर वो एटम कंबाइन हुए तो, और वो सिस्टम फॉर्म नहीं होगा। तो एक मॉलिक्यूल कब बनेगा
और कब नहीं बनेगा वो डिसाइड होगा कि ऐसा इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है कि ऐसा ज्यादा हुआ है। तो वी कैन डिवाइस अ टर्म कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, half of the number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital। हम ये पता कर लें कि इस टाइप के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये पता कर लें कि इस टाइप के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब हम ये पता कर रहे हैं कि इस टाइप के इलेक्ट्रॉन वेव इंटरेक्शन कितने हुए हैं और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन वेव इंटरेक्शन कितने हुए हैं, उनका डिफरेंस ले लें, हाफ ले लें। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है मतलब ये इंटरेक्शन ज्यादा है, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और वो बन जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो आता है, अगर नेगेटिव आया मतलब ये इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है जो कि सिस्टम को अनस्टेबल करता है, या बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन बराबर हुए हैं, ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ है ऐसा इंटरेक्शन भी हुआ है, ये सिस्टम को स्टेबल करता है। पर सिस्टम जितना स्टेबल होगा उतना ही अनस्टेबल भी हो जाएगा इस इंटरेक्शन के कारण। तो फिर मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। या फॉर्म नहीं होगा वो मॉलिक्यूल। तो ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में बात नहीं करती है, ये थ्योरी इस बात पे बात नहीं करती है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ये थ्योरी एक नई तरीके से बताती है कि एक मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आएगा तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो आया तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। तो जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं, उनकी ये इलेक्ट्रॉन वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं। तो हम ये देखेंगे कि कितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और कितना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, फिर उसको हम कंपेयर कर लेंगे। टू इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइन होगी सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे तो डिपेंड किस पे करता है सर? वो हम आगे देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर यदि दो मॉलिक्यूल हैं, एक का बॉन्ड ऑर्डर है 1 और एक का है 2, दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों बनेंगे। लेकिन जिसका 2 है उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जिसका 1 है उसमें ये इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब ये डिफरेंस 4 था, हाफ हुआ है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे उसके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि सिस्टम को स्टेबल करते हैं। तो यदि दो मॉलिक्यूल है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो दोनों बनेंगे। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हमें दो मॉलिक्यूल दे दिए जाए और उन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर दे दिए जाए तो हम देखेंगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड की, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा, दो एटम अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये एटम ज्यादा पास होंगे। दो एटम अगर वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये एटम ज्यादा दूर होंगे। तो बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वहां बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है क्योंकि एटम और पास आ जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा
तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें तो ना हम ये केवल बता पाएंगे कि वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, बल्कि ये भी बता पाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि वीकर बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इस टाइप का इंटरेक्शन कितना हुआ है मॉलिक्यूल में और इस टाइप का इंटरेक्शन कितना हुआ है। तो हमें ये दोनों पता करना है बस, कि मॉलिक्यूल में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसा इंटरेक्शन रख रहे हैं और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसा इंटरेक्शन रख रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता करना है कि मॉलिक्यूल में ऐसा इंटरेक्शन कितना हुआ है और ऐसा इंटरेक्शन कितना हुआ है। तो इसके लिए हम बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम उस मॉलिक्यूल का। एनर्जी लेवल डायग्राम में ये जो डायग्राम बना हुआ है यही एनर्जी लेवल डायग्राम, इसी का एक अलग फॉर्म होता है। इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक एनर्जी लेवल बनाएंगे, एक एक्सिस लेंगे जिसमें ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है। ये एनर्जी का एक एक्सिस है। इसमें एक तरफ एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पिक्चराइज करेंगे, दूसरी तरफ दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पिक्चराइज करेंगे, और इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ मैंने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बगल में ये एनर्जी का एक्सिस है हमारे पास, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बनेंगे। तो जब दो एटम कंबाइन होते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, यहाँ भी वही दिखाया था, बट वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ज्यादा बेहतर है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से, इनमें से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम और इनके क्वांटम नंबर वही रहते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के थे। जैसे ये 1s था, ये 1s था, तो ये भी 1s होगा, इसका नाम भी 1s होगा। पर चूंकि एसएस ऑर्बिटल कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s और इसका होगा सिग्मा स्टार 1s। दैट स्टार इंडिकेट्स कि वो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ये ऑर्बिटल बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रखे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी को कम कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। क्वांटम नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वही हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थे, मतलब नाम इनका वही है। इसका 1s था, इसका 1s था, तो इसका सिग्मा 1s, इसका सिग्मा स्टार 1s। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के रूल्स वही रहते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए होते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल क्या होते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल्स क्या होते थे? ऑफबाउ रूल, जो कहता था कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे,
पॉली रूल जो कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, एंड हुंड्स रूल जो कहता है कि अगर दो एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो तो पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर पेयरिंग करेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और इस पूरे सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाकर फिल होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज ये सबसे लोअर पे है, ये मॉलिक्यूल बनेगा, तो यहाँ होंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। अब हम ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो कि अभी मैंने बताया था, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हमको दिख रहा है कि यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, हाफ ऑफ 2 माइनस 0 दैट इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन वेव्स के इंटरेक्शन के फॉर्म में बॉन्डिंग को समझाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना बॉन्डिंग करवा देता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना बॉन्डिंग को अपोज करता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कम करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ा देता है। तो अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल बनेगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, और नहीं बनेगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होगा। तो ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की बात नहीं करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, पहले से अनपेयर्ड होना चाहिए थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है इसमें। ये तो कहती है कि कोई भी दो एटम अगर आके कंबाइन होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेव इंटरेक्शन अगर ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव, तो बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर एंड रिजल्ट ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंपैरिजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया है, तो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। On the basis of molecular orbital theory, now we can explain the formation of various molecules. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर काफी सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। जब दो हाइड्रोजन एटम पास पास में आते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने इधर बताए, दूसरे हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इधर बताए। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। तो बीच में ये क्या बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों सिग्मा 1s में चले जाएंगे। तो इस तरह से H2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। ये H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहा है। तो अब हम न केवल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। और इसी से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, हाफ ऑफ 2 माइनस 0 1। तो चूंकि H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है, इसलिए ये स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, और ये डायमैग्नेटिक होगा।
क्योंकि मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। बट H2 पॉजिटिव, अगर हम H2 पॉजिटिव का बनना समझाएं तो वी कैन कंसीडर कि पहले हम H2 बना लें, पहले ये मैंने H2 बना लिया, ये H2 मॉलिक्यूल है। अब H2 पॉजिटिव को हम समझ सकते हैं कि एक H2 मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये H2 प्लस बन गया। तो H2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ, सिग्मा स्टार 1s0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, दैट कम्स टू बी हाफ ऑफ 1 माइनस 0, 0.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया है बट स्टिल पॉजिटिव आया है, सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, इसलिए ये आयन स्टेबल होगा और बनेगा। तो जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी H2 पॉजिटिव का बनना एक्सप्लेन नहीं करती थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि इसको बनना चाहिए, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसको बनना चाहिए। हालांकि ये कम स्टेबल रहेगा H2 से, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी H2 पॉजिटिव को बनना एक्सप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती उसमें, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि ये बनेगा क्योंकि बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट H2 नेगेटिव? H2 नेगेटिव का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। H2 नेगेटिव का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में। तो H2 नेगेटिव का डायग्राम, H2 नेगेटिव का डायग्राम इस प्रकार का बन जाएगा कि पहले हम H2 बना दें, एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन का 1s मिलकर बनाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहले हम H2 बना लें तो ये H2 बन गया, बट H2 नेगेटिव बनना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तो फिल हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये H2 नेगेटिव बन गया। तो H2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, दिस इज H2 नेगेटिव आयन। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये हाफ ऑफ 2 माइनस 1, 0.5 आएगा। चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी पॉजिटिव आया है, मतलब ये भी स्टेबल रहेगा और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से न केवल H2 को बनना चाहिए बल्कि H2 पॉजिटिव भी बनना चाहिए, H2 नेगेटिव आयन भी बनना चाहिए। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 0.5 है, इसका भी 0.5 है, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। बट इन दोनों की स्टेबिलिटी में इसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहता है। मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो H2 will be more stable than H2 positive will be more stable than H2 negative।
स्टेबिलिटी की बात करते हैं, H2 विल बी मोर स्टेबल देन H2 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। ये तो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हैं। तो अगर दो केमिकल स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आते हैं तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है। इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है बल्कि इसके पास। इसी प्रकार से अगर डायटोमिक हीलियम की बात करें, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हीलियम अगर बनेगा तो इसका 1s इसका 1s मिलकर बनाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये एक हीलियम एटम है, ये एक हीलियम एटम है, इनके मिलने से बनता है हीलियम मॉलिक्यूल। 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 यहां, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो हीलियम डायटोमिक अगर बना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 0। हेंस डायटोमिक हीलियम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये बना तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। मतलब इसमें जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जितनी कम होती है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम उतनी ही बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की बात नहीं करती है, ये इलेक्ट्रॉन वेव्स के इंटरफेरेंस की बात करती है। और उस इंटरफेरेंस का एंड रिजल्ट क्या रहता है? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की सारी चीज मिल जाती है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते जाएंगे और उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। अब अगर हम O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो एक ऑक्सीजन, जब 2 ऑक्सीजन एटम पास आते हैं तो इस ऑक्सीजन के 1s 2s 2p, इसके 1s 2s 2p सबसे कंबाइन होते हैं। तो हम उन सबका कॉम्बिनेशन बता दें तो अब की बार एनर्जी का लेवल थोड़ा बड़ा रहेगा। इस एनर्जी के लेवल पर हमने यहाँ पर 1s बताया, उससे हायर एनर्जी पर होता है 2s और उससे ज्यादा एनर्जी पर रहता है 2p x 2py 2pz। ये 2p सब शेल है, 2px 2py एंड 2pz। इसके पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये एक ऑक्सीजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके सामने एक दूसरा ऑक्सीजन एटम आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा ही रहेगा 1s 2s 2px 2py 2pz।
अब जब 1s कंबाइन होते हैं तो यहां बनेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, जैसे पहले कंबाइन हुए थे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s कंबाइन होंगे, तो 2s और 2s के कंबाइन होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा सिग्मा 2s, उनके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब 2px 2py 2pz, तीन ऑर्बिटल इधर है, तीन ऑर्बिटल इधर है, इनके कंबाइन होने की बारी आती है। 6 ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए बनते हैं। यहाँ ये 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे, 2 नए बने थे। यहाँ 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे, 2 नए बने थे। तो यहाँ 3 इधर और 3 इधर, 6 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 6 नए बनेंगे। 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। बट ये जो 6 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा नहीं रहेगा कि 3 यहां बन जाए और 3 यहां बन जाए, बिकॉज इन 3 में से एक सिग्मा बॉन्डिंग करेगा, 2 पाई बॉन्डिंग करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब पढ़ी थी, तो 2 पी सबशेल जब पास आके बॉन्डिंग करती हैं तो एक इंटरेक्शन सिग्मा होता है और 2 इंटरेक्शन पाई होते हैं। सिग्मा इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो जब सिग्मा इंटरेक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ड्रॉप होती है। पाई इंटरेक्शन वीक रहता है, तो पाई इंटरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ड्रॉप नहीं होती है। तो इन ऑर्बिटल्स का जब सिग्मा इंटरेक्शन होगा तो एक ऑर्बिटल सिग्मा इंटरेक्शन करेगा, मगर 2 ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन करेंगे। तो सिग्मा इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ड्रॉप होगी। ये एनर्जी का एक्सिस बगल में हमने इसीलिए बना रखा है। तो सिग्मा इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ड्रॉप होती है। पाई इंटरेक्शन, तो ये सिग्मा 2pz, सपोज z ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्डिंग कर रखी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा नीचे जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py ऑर्बिटल। तो सिग्मा 2pz ज्यादा नीचे है एनर्जी पर, पाई 2px और पाई 2py ऊपर है। लेकिन जब ये सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो जितना ज्यादा ये एनर्जी कम करता है उतनी ज्यादा ये एनर्जी बढ़ाएगा। तो इधर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाने में सिग्मा स्टार 2pz यहां बनेगा और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py यहां बनेंगे। इस तरह से और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए जाएंगे। तो 1s और 1s कंबाइन हुए तो बना सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s कंबाइन हुए तो बना सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 2pxyz कंबाइन हुए तो ज्यादा कम एनर्जी वाला बना सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा एनर्जी वाले हैं पाई 2px पाई 2py। पर इधर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है सिग्मा स्टार 2pz। अब O2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एक एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन वेव्स थी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन वेव्स थी। एक ऑर्बिटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन वेव्स थी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन वेव्स थी। ये 16 इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन हुई तो O2 मॉलिक्यूल के पास 16 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो हम ऑफबाउ रूल के हिसाब से फिल करेंगे। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, ये दोनों ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी वाले हैं, इनकी एनर्जी एक ही है। तो हुंस रूल के हिसाब से हमको पहले एक एक दोनों को देना है, पेयरिंग बाद में करेंगे। तो पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दिया, तो 12 हो गए, 13 14 15 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए O2 मॉलिक्यूल में। तो जब O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो O2 मॉलिक्यूल बन गया। तो O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इधर नीचे से लिख देना है, क्योंकि एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे कम इसकी एनर्जी है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। तो अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां पर उनको ले लेंगे जिन पे स्टार नहीं लगा है, 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। फिर उनको ले लेंगे जिन पे स्टार लगा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 5 एंड 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है, सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंस ऑक्सीजन कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in pi star 2px and pi star 2py molecular orbitals, ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। O2 मॉलिक्यूल बनने के बाद भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। So this is molecular orbital theory which can explain why oxygen is paramagnetic. जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, यहां ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर था 2, यह पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है 2 और ये पैरामैग्नेटिक है। जब हम ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं, ये हमने ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है, तो अब हम O2 1+ आयन का भी बना सकते हैं। O2 1+ आयन का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा? O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, ये बना हुआ है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो O2 1+ बन जाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलता है हाईएस्ट एनर्जी वाली जगह से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये नहीं निकलेगा।
ये लोएस्ट एनर्जी वाली जगह है, या ये वाला नहीं निकलेगा, ये निकलेंगे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लें, नाउ दिस डायग्राम बिकम्स द डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क आएगा, ये 6 5 हो जाएगा एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम 2.5। तो O2 1 प्लस आयन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकला है। बट इसके पास अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन सपोज आपको O2 2 पॉजिटिव का डायग्राम बनाना था, तो अब की बार O2 का डायग्राम बना के उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो O2 2 पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, तो ये O2 2 प्लस आयन बन जाएगा। इससे ये वैल्यू 4 हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ जाएगा, बट नाउ इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, क्योंकि अब इस सिस्टम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने O2 का डायग्राम बना लिया, उससे इलेक्ट्रॉन 2 निकाल लिए एक एक करके, तो O2 प्लस का डायग्राम भी बन गया और O2 2 प्लस का डायग्राम भी बन गया। और हमने देखा कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करके ये पता कर लिया कि सिस्टम पैरामैग्नेटिक होगा या सिस्टम डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन न केवल हम O2 O2 प्लस O2 2 प्लस बना सकते थे डायग्राम, बल्कि हम O2 1 माइनस का डायग्राम भी बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन। O2 1 माइनस बनाना है तो पहले तो O2 बना लें, ये O2 है। अब O2 1 माइनस बनाना है, मतलब O2 के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां जाके इसको पेयर करेगा। दिस इज O2 1 माइनस आयन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये आएगा हाफ 10 माइनस 7/2 1.5। तो O2 1 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। बट O2 2 माइनस आयन होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया होता, जाके बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया होता, 1 हो जाता और ये डायमैग्नेटिक हो जाता। तो O2 2 प्लस डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि दोनों अनपेयर्ड चले गए। O2 2 माइनस डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों अनपेयर्ड पेयर्ड हो गए। और चूंकि हमने ये बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकाल ली सबकी, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो O2 2 plus will be more stable than O2 1 plus will be more stable than O2 will be more stable than O2 1 minus will be more stable than O2 2 minus। या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहता तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, तो O2 2 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, O2 1 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ से वो ज्यादा रहेगी O2 से, O2 माइनस से और O2 2 माइनस से। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहने से बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। O2 का, फिर उससे O2 प्लस का भी बन जाएगा, O2 माइनस का भी बन जाएगा।
लेकिन हमने देखा कि O2 के पास में जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे वो 16 थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 16 हो, ग्रेटर देन 14 होते हैं, सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होते हैं, तो ऐसा डायग्राम बनता है। लेकिन अगर हम बात करें N2 की, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं B2 की, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं C2 की, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं एक ऐसे सिस्टम का जिसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, इफ total number of electrons are less than or equal to 14, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन या इक्वल टू 14 होता है, जैसे इन तीन में, तो ये जो सिग्मा 2pz है, ये सिग्मा 2pz इस सिग्मा स्टार 2s से रिपेल होता है और इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये सिग्मा 2pz इन दोनों से ऊपर आ जाता है, यहां बनता है। मतलब अगर आप डायग्राम बना रहे हैं N2 का, तो N2 का डायग्राम बनाने में बाकी सब चीजें सेम बनेंगी, 1s 2s 2p, इधर 1s 2s 2p, 1s से कंबाइन होगा, 2s से कंबाइन होगा, 1s और 1s कंबाइन होकर बनाएंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s कंबाइन होकर बनाएंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। यहां तक वो डायग्राम इक्वल बनेंगे। अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। इसको sp इंटरमिक्सिंग कहते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम रहते हैं, तो ये sp इंटरमिक्सिंग के कारण सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़कर यहां पहुंच जाती है। हेंस पाई 2px पाई 2py अब की बार नीचे बनते हैं, मतलब ये अपनी प्लेस वहीं रखते हैं, बट सिग्मा 2pz ऊपर आ चुका है। इस डायग्राम में ये चेंज आएगा। हम इसको कह सकते हैं नाइट्रोजन रूल, क्योंकि ये नाइट्रोजन से चालू होगा, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 या 14 से कम है, और इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन रूल अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो यहाँ अच्छा ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, ऊपर वैसे ही बनेगा, ऊपर एज इट इज बनेगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही बनता है। यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन से सिग्मा की एनर्जी बढ़ जाती है, यहां जाता है। मतलब ओरिजिनली ये जो था वो यहां था, बट रिपेल होके यहां पहुंच गया। पर ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम रहेंगे, वरना फिर वो रिपल्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो हमारे पास में ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये एक N2 मॉलिक्यूल बन रहा है। इस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ये 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में फिल कर दिए गए, तो ये डायमैग्नेटिक आ रहा है क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा और ये डायमैग्नेटिक आएगा। तो इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, I2px2, I2py2, सिग्मा 2pz2। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो यहां पर इतना ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन टोटल 14 से ज्यादा है तो ऐसा बनाएंगे, कम है तो इस Z को यहां कर देंगे, दैट्स इट, इतना फर्क आएगा बस। तो पहले हम एक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर उससे आपको बॉन्ड ऑर्डर भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पेयर्ड कितने हैं वो सब भी मिल जाएगा। तो ये O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये N2 का डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है एक अलग ढंग से। तो ये मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर, स्टेबिलिटी को भी समझा देती है। तो ये सुपीरियर थ्योरी है एज कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था कि किसी मॉलिक्यूल, कोई एटम बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, ताकि वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर सके। बट लेटर ऑन ये पता लगा कि ऑक्टेट रूल इज नॉट द एक्चुअल रीजन फॉर बॉन्डिंग। कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है मगर वो बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, BeCl2, BF3, AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 क्लोरीन से बॉन्डिंग करता है तो भी इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। ये 2 क्लोरीन से बॉन्डिंग करता है तो भी इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, इसको 8 करना चाहिए थे, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही है, अभी भी 4 कम है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 3 फ्लोरीन से बॉन्डिंग करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, तो भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 नहीं हुए, 2 कम है अभी भी। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो बॉन्डिंग कर लेने के बाद भी टोटल इलेक्ट्रॉन 8 नहीं करते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास, मगर ये बन जाते हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं।
इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग कर लेने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखते हैं अपने पास, जिनमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लाइक PCl5, लाइक SF6, लाइक IF7। PCl5 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 क्लोरीन से बॉन्डिंग की, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है। PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर ने जब बॉन्डिंग कर ली 6 फ्लोरीन से, तो इट विल कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल कहता है 8 होना चाहिए थे, इसके पास 12 है। IF7 जब बनेगा, आयोडीन विल कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। तो 8 से कम, 8 से ज्यादा, दोनों प्रकार के स्पीशीज होते हैं जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा होता है। Another exception of octet rule, unpaired electron species, ऐसी स्पीशीज जिनमें बॉन्डिंग होने के बाद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे NO, इसमें नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं आउटर शेल में, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया है, जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो सब पेयर हो जाएंगे। NO2, इसमें नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर ऑक्टेट रूल। तो पहले माना जाता था कि एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ ज़ीनॉन, ज़ीनॉन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जबकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिन एलिमेंट्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट रहता है उन एलिमेंट्स को बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए, बट ज़ीनॉन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड्स। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तब उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं। जैसे ओजोन की सारी प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ओजोन के लिए एक स्ट्रक्चर और बना दिया जाता है, और फाइनली ये कह देते हैं कि ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई सा नहीं है। ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड है, जिसमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो when all the properties of a molecule cannot be explained by a single structure, then more than one structures are written, and it is considered that the actual structure is a hybrid of all those structures. This concept is called resonance. तो ऐसे कई एग्जाम्पल है रेजोनेंस के, 2-3 आप लोग याद कर लीजिए, और स्कूल एग्जाम में अगर आता है तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिख दीजिए और एग्जाम्पल बता दीजिए। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन तीनों का कोई हाइब्रिड होता है।
बार ये वाला बॉन्ड डबल करेंगे, एक बार ये वाला बॉन्ड को डबल करेंगे, एक बार इस वाले बॉन्ड को डबल करके लिख देंगे तो 3 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। When all the properties of a molecule cannot be explained by a single Lewis structure, then for that molecule more than one Lewis structures are written, and it is considered that the actual structure is a hybrid of all the structures. This concept is called resonance. ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी कंप्लीट होती है।